नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर। हम देख रहे थे शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में अभिधा शब्द शक्ति पढ़ी, उसके बाद अब आगे है लक्षणा शब्द शक्ति। तो आइए देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्द के वाच्यार्थ जो मैंने पहले भी बताया था, वाच्यार्थ अर्थात वक्ता द्वारा बोलने वाले के द्वारा बोलते ही जो अर्थ निकलता है वो वाच्यार्थ कहलाता है। जिसे अभिधेयार्थ यानी मुख्य अर्थ भी कहते हैं। मुख्य अर्थ अर्थात अभिधा शब्द शक्ति में जो था शब्द का सामान्य और लोक प्रचलित अर्थ, वो वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहलाता है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा या वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का वाच्यार्थ मतलब बोलते ही जो अर्थ निकलता है वो वाच्यार्थ या मुख्य अर्थ को ग्रहण करने में बाधा हो। वाच्यार्थ यानी मुख्य अर्थ को, जो सामान्य अर्थ है शब्द का, जनता में आम रूप से प्रचलित है, उस अर्थ को ग्रहण करने में थोड़ी सी कठिनाई आए, बाधा आए, और गुण क्रिया लक्षण, गुणों के आधार पर या उसकी क्रिया या काम के आधार पर या उनके लक्षणों के आधार पर, किसके, जिस शब्द का प्रयोग किया गया है लक्षणा शब्द शक्ति में, उस शब्द के गुण, क्रिया और या फिर उसके जो लक्षण है उसके आधार पर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए। अन्य अर्थ यानी कि जो सामान्य अर्थ प्रचलित है, लोक प्रचलित अर्थ जो अभिधा शब्द शक्ति में था, वो सामान्य अर्थ प्रचलित है, उस अर्थ से हटकर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, दूसरे अर्थ ग्रहण किया जाए, शब्द का जो मुख्य अर्थ है उसको छोड़कर दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ये इसकी परिभाषा है दोस्तों। अगर आता है परीक्षा में कि लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है कि जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्द के वाच्यार्थ को ग्रहण करने में बाधा होती हो और गुण क्रिया लक्षण के आधार पर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए। गुण क्रिया लक्षण के आधार पर कोई दूसरा ही अर्थ, दूसरा मतलब शब्द का जो सामान्य अर्थ है उससे हटकर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ये इसकी परिभाषा है। इतना सा आपको परीक्षा में लिखना है अगर लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा पूछी जाए तो। अर्थात लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्ष्यार्थ का तात्पर्य लक्षणों के आधार पर। लक्षण जैसे मेरा मित्र तो बिल्कुल गाय है, तो गाय तो मित्र हो नहीं सकता क्योंकि वो मनुष्य है, और लेकिन उसके लिए गाय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गाय का मतलब है कि वो गाय जैसा सीधा है, यानी गाय के जो लक्षण है उसमें सीधापन, उसमें भोलापन वो है। तो उस आधार पर, उसके लक्षणों के आधार पर जो अन्य अर्थ निकलता है गाय शब्द का, तो वहाँ पर लक्ष्यार्थ होगा। तो लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। इसको समझने के लिए अर्थात वक्ता द्वारा बोले गए शब्द से मूल अर्थ तो निकले, जो कहने वाला है उस शब्द से उसका मूल अर्थ तो निकलेगा, लेकिन फिर भी उस शब्द का मुख्य अर्थ से लक्षण के आधार पर कोई अन्य अर्थ भी निकलता है। मूल अर्थ तो निकलता है लेकिन लक्षणों के आधार पर कोई अन्य अर्थ भी निकलता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है दोस्तों। उदाहरण से हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि वह तो बिल्कुल गधा है। यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम भी ले सकते हैं या किसी के लिए कहा गया कि वह तो बिल्कुल गधा है। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को जो है गधा कहा गया है। तो आप समझ सकते हैं
कि मनुष्य जो है वो गधा तो हो नहीं सकता। सामान्य अर्थ जो एक जानवर के रूप में होता है, चौपाई 4 पैरों वाला जानवर, उस रूप में वो अभिधेय अर्थ या मुख्य अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पे किसी मनुष्य के लिए गधा शब्द का प्रयोग किया गया है, वक्ता द्वारा किसी मनुष्य के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो गधा वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो मनुष्य है मूल रूप में। तो वो मूल अर्थ तो गधा शब्द एक जानवर के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे मूल अर्थ तो निकल रहा है गधा, किंतु उस शब्द का मुख्य अर्थ से अलग लक्षण। अब गधे के क्या लक्षण है? गधा हम सामान्य रूप से किस व्यक्ति के लिए कहते हैं? जो बुद्धि से थोड़ा कमतर हो, जिसे हम मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, उसके लिए गधा शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गधे में वो लक्षण माने गए हैं, गधे को मूर्ख प्राणी माना गया है। तो यहाँ उस गधे के जो लक्षण है मूर्खता, कि वो समझ नहीं पाता है किसी बात को, उस मूर्खता के लक्षण को इस वह के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो यहाँ पर लक्षार्थ यानी लक्षणों के आधार पर गधे का अर्थ लिया गया है। तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति हुई? लक्षणा शब्द शक्ति हुई। यह है इसका उदाहरण। एक अन्य उदाहरण और देखते हैं दोस्तों। जैसे मोहन का मन तो पत्थर है। अब यहाँ पर किसी के भी मन जो है, यानी बॉडी के अंदर पत्थर तो आ नहीं सकता, मन बॉडी में शरीर में मौजूद है, तो मन और दिल पत्थर तो अंदर हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे पत्थर कहा गया है, तो पत्थर के जो गुण हैं, पत्थर के जो लक्षण है, गुण है, उनसे इसका अर्थ लिया गया है। पत्थर के गुण क्या है? कि वो कठोर है, वो पिघलता नहीं है, कठोर जो गुण है इसके लिए लिया गया है। तो मोहन का मन जो है वो कठोर है, यानी कि वो संवेदन शून्य हो गया है। किसी के सुख से दुख से उसे संवेदन शून्य, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के सुख और दुख से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई उसके सामने रो रहा है तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो उससे कहते हैं इसका दिल तो पत्थर हो गया है, इसके सामने कितनी भी छाती घुट लो, कितना भी रो लो, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होने वाला है। तो कहा गया कि मोहन का मन तो पत्थर है। तो पत्थर का तात्पर्य क्या है? कि मोहन का मन जो है बड़ा कठोर हो गया है, वो अब दूसरों के सुख दुख से या दूसरों को दुख देखकर, दूसरों को तकलीफ में देखकर पिघलता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये शब्द कहे जाते हैं कि इसका मन पत्थर है, जो संवेदन शून्य हो गया है, जिसके अंदर संवेदनाएं खत्म हो गई हो। यानी संवेदना यानी दूसरों के सुख दुख को देखकर उसके प्रति उसके दुख का भाव जागृत होना या सुख का भाव जागृत होना, प्रसन्नता का भाव जागृत होना, वो जो स्थिति है वो अब खत्म हो चुकी है, यानी संवेदन शून्य हो गया है। इसलिए उसके मन को कठोर कहा गया है। तो यानी मन क्या है? मन को पत्थर किस लिए कहा गया है? क्योंकि मन जो है वो पत्थर के समान कठोर हो गया है। तो पत्थर के जो लक्षण हैं वो यहाँ मन के लिए कहे गए हैं। बाकी मन अगर अभिधेयार्थ मुख्यार्थ रूप में लिया जाए तो मन कभी पत्थर का हो नहीं सकता। बॉडी के अंदर पत्थर डालेंगे तो पथरी हो जाएगी, तो पत्थर तो हो नहीं सकता मन। लेकिन पत्थर के जो लक्षण हैं, कठोरता, संवेदन शून्यता, जो द्रवित नहीं होता है, पिघलता नहीं है, वो इस मन में आ गए हैं। मोहन के मन में ऐसे गुण आ गए हैं, ऐसे लक्षण आ गए हैं। इसलिए कहा गया है कि मोहन का मन तो पत्थर है। तो पत्थर के लक्षणों के आधार पर मोहन के मन को बताया गया है। तो यहाँ पर भी लक्षणा शब्द शक्ति है। तो जहाँ पर किसी शब्द के जो लक्षण हैं उसके आधार पर अर्थ निकाला जाए तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसके कुछ भेद हैं, वो हम देखते हैं। अब है लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। ये 12th तक के एग्जाम में तो केवल सामान्य रूप से पूछे जा सकते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति के भेद लिखिए, तो वो, लेकिन जो बड़े एग्जाम्स होते हैं 2nd ग्रेड 1st ग्रेड वगैरह, उनमें इनके जो भेद है वो भी पूछे जाते हैं, वाक्य है वो भी पूछे जाते हैं।
तो रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, इसके दो भेद माने गए हैं। पहला है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। अब ये क्या होती है, पहला लेते हैं रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ा यानी जब किसी लोक व्यवहार यानी सामान्य व्यवहार में लोगों में प्रचलित परंपरा, रूढ़ी शब्द का मतलब है परंपरा, सामान्य रूप से जो कोई बात परंपरागत रूप से चली आ रही हो उसको आधार बनाकर या किसी मुहावरे या लोकोक्ति को आधार बनाकर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी उस वाक्य में क्या होगा, या तो कोई परंपरागत बात होगी या मुहावरा होगा या लोकोक्ति होगी, उसको आधार बनाकर जो सदियों से या परंपरागत रूप से चली आ रही है उस बात को आधार बनाकर लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। रूढ़ा यानी परंपरागत लक्षणा, जहाँ पर कोई एक बात है जो प्राचीन समय से ही चली आ रही है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे बड़े गांधीवादी बनते हो। अब बड़े गांधीवादी बनते हो का मतलब गांधी के जो लक्षण है उसके आधार पर, गांधी के लक्षण क्या है, यानी सिद्धांतों पर चलना। गांधी शब्द का आते ही सीधा ये हो जाता है कि सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति या अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, सिद्धांतों वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति के लिए कहा कि बड़े गांधीवादी बनते हो, मतलब गांधी का मतलब है गांधी तो वो हो नहीं सकता, या गांधी बनते हो। गांधीवादी की जगह अगर हम ये कर दें कि बड़े गांधी बनते हो, बड़े आए गांधी बनने वाले, तो वहाँ पर गांधी, महात्मा गांधी तो कोई बन नहीं सकता अब। लेकिन गांधी बनने का तात्पर्य क्या है कि गांधी जी के समान सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति या अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, उसके लिए कहा जाता है कि बड़ा गांधी बनता है ना। कोई अगर लड़ाई झगड़े की बात को ख़त्म करे और कहे वो चल आया बच्चा, देखो आया बड़ा गांधी, तो यहाँ पर गांधी शब्द किसके लिए आया हुआ है, सिद्धांतों वाले व्यक्ति। तो गांधी जी के जो लक्षण है, महात्मा गांधी के जो लक्षण है, अहिंसा के मार्ग पर चलना, सिद्धांतों पर अटल रहना, उन लक्षणों को यहाँ पे लिया गया है सिद्धांतों वाला व्यक्ति। और उदाहरण ले सकते हैं, दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, सुरेश तो आजकल हरिश्चंद्र हो गया है। अब हरिश्चंद्र का मतलब क्या, किसके लिए क्या जाता है, ये सामान्य रूप से प्रचलित है शब्द हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का मतलब जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो सत्य से पीछे नहीं हटता है, उसके लिए हरिश्चंद्र प्रयोग किया जाता है, सत्यवादी व्यक्ति के लिए। ये जो हरिश्चंद्र शब्द जो है वो सत्यवादी व्यक्ति के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो सुरेश में आजकल कौन से गुण आ गए हैं कि वो बड़ा सच बोलने लग गया है, वो तो इसके लिए कहा गया कि बड़ा हरिश्चंद्र बनता है। तो हरिश्चंद्र के जो लक्षण है, राजा हरिश्चंद्र जो हमारे पौराणिक पात्र है, उसके लक्षण थे कि वो सत्यवादी थे, सत्य की राह पर चलते हुए चाहे कितने भी बाधाएं आए वो पीछे नहीं हटते। तो सत्यवादी व्यक्ति के लिए ये बात परंपरागत रूप से प्रचलित हो गई कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे हरिश्चंद्र कहने लग गए। तो इसको हरिश्चंद्र यहाँ पे कहा गया है, तो वो हरिश्चंद्र स्वयं तो हो नहीं सकता, लेकिन हरिश्चंद्र का तात्पर्य है कि वो सत्यवादी हो गया। इसकी जगह दूसरा कहते बड़े भगत सिंह बनते हो। अगर किसी देश प्रेम में कोई ईमानदार व्यक्ति हो और वो देश प्रेम की बात करता हो, तो देश के प्रति कर्तव्यों की बात करता हो, उसके लिए लोग कहेंगे बड़ा भगत सिंह बन रहा है। भगत सिंह का तात्पर्य, भगत सिंह तो आज बन नहीं सकता कोई, लेकिन भगत सिंह से तात्पर्य भगत सिंह के गुणों वाला, जो देश के प्रति प्रेम से भरा हो, सराबोर हो, उस व्यक्ति के लिए कहा जा सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि देखो किसी व्यक्ति की जिसकी आंखें कमज़ोर हो, हमारे स्कूलों में भी आप देखोगे किसी व्यक्ति को अगर कम दिखाई देता है, आंखें कमज़ोर है, तो उसके लिए कहते हैं बोलो सूरदास आ गया। तो सूरदास का मतलब क्या है, सूरदास तो खुद तो आ नहीं सकता अब, लेकिन सूरदास से तात्पर्य क्या है, सूरदास के लक्षण। सूरदास के लक्षण किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है, जो व्यक्ति आंखों से अंधा हो, दृष्टिहीन हो, जिसको दिखाई नहीं देता हो, उसके लिए सूरदास शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सूरदास के लक्षणों के आधार पर किसी अंधे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि देखो सूरदास आ गया, या आंखों में जिसकी रोशनी कम हो, कमज़ोर आंखें हो, उसके लिए भी कहते हैं
ये देखो सूरदास आ गया, उसको छेड़ने के लिए इसके लक्षणों के आधार पर सूरदास उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो ये क्या हुआ, जो लोक परंपरा से सूरदास अंधे के लिए प्रयुक्त होता है, हरिश्चंद्र सत्यवादी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, और गांधी सिद्धांती व्यक्ति के लिए प्रयोग में होता है। एक अन्य उदाहरण देख सकते हैं, भारत जाग उठा। भारत जाग उठा का मतलब क्या तात्पर्य है? भारत तो एक देश है, पूरा भारत तो उठ के कहीं जा नहीं सकता। भारत से तात्पर्य क्या है? भारत के लोग, भारतवासी जो है अब वो सचेत हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। तो यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा। इसके अलावा अन्य उदाहरण, जवानी 4 दिन की चांदनी है। अब जवानी 4 दिन की चांदनी का मतलब क्या है? चांदनी तो चंद्रमा से होती है, लेकिन जवानी के समय को चंद्रमा का जो लक्षण है चांदनी बिखेरना, जब चंद्रमा चरम पर होता है तब वो चांदनी बिखेरता है। तो जवानी भी जो जीवन की है वो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, उसके लिए कहा गया कि जवानी जो है वो 4 दिन की चांदनी है, यानी कि जो सुख का समय है वो 4 दिन का ही है, यानी कम समय के लिए। 4 दिन की चांदनी का मतलब यहाँ पे कम समय के लिए कहा गया है। तो यहाँ इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्ति किसी वाक्य में हो तो वहां पर भी क्या होगा, जो है रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। किसी वाक्य में मुहावरे का प्रयोग हो, जैसे देश के सैनिकों ने, देश की सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। तो दांत खट्टे करना ये क्या है? एक मुहावरा है। तो दांत खट्टे करना मुहावरा है। तो मुहावरा और लोकोक्ति कोई भी हो, नाको चने चबवा दिए, दांत खट्टे कर दिए, इस प्रकार की कोई भी वाक्य में प्रयुक्त हुआ हो तो वहां अपने आप ही समझ जाना चाहिए कि रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। दांत खट्टे करना शब्द का हमेशा एक ही अर्थ निकलता है, यानी कि दुश्मनों को परास्त कर दिया, हरा दिया। तो मुहावरे का प्रयोग होता है, वहां पर भी जो है रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। दूसरा जो भेद है दोस्तों वो है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन यानी कि उद्देश्य, विशेष रूप से किसी की बात को कहने का कोई उद्देश्य हो, वहां पर जहां वक्ता, किसी वक्ता यानी कहने वाला, बात को कहने वाला वो कहलाता है वक्ता। किसी विशेष प्रयोजन, विशेष उद्देश्य, विशेष कारण से प्रेरित होकर, कोई विशेष उसके मन में कारण हो, उस कारण से प्रेरित होकर किस शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ के लिए, लक्ष्यार्थ यानी कि लक्षणों के आधार पर जो निकलता है अर्थ, उसके लिए करता है, वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। अब इसमें क्या है, रूढ़ लक्षणा में तो बात परंपरागत रूप से चली आ रही है, उसमें कोई हेर फेर नहीं किया जा सकता। गांधी जी के लिए सिद्धांत व्यक्ति का प्रयुक्त तो होता ही है, हरिश्चंद्र के लिए सत्यवादी व्यक्ति प्रयुक्त होता है, सूरदास के लिए अंधा व्यक्ति का रूप में प्रयुक्त होता ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी व्यक्ति को कहने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को प्रेरित होकर जब कोई शब्द प्रयुक्त किया जाता है वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, शब्द है वाक्य आओ मेरे शेर, इसको प्रयोग में लिया गया है। एक बार कहा गया, किसी व्यक्ति को अध्यापक ने बुलाया बच्चे को और कहा अच्छा काम किया उसने, दौड़ में प्रथम स्थान हासिल कर लिया, तो उसके लिए कहा आओ मेरे शेर, तुमने तो कमाल कर दिया, यानी कि उसको शेर के संदर्भ में कहा गया कि उसने एक अच्छा काम कर दिया, शाबाशी देने के लिए। तो यहाँ पर शेर किसके लिए आ गया, शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, शाबाशी देने के लिए। तो यहाँ पर शेर शब्द का प्रयुक्त हुआ है, उसको शाबाशी देने के लिए ये शेर शब्द प्रयोग, आओ मेरे शेर तुमने कमाल कर दिया। लेकिन यहीं पर अगला वाक्य आओ मेरे शेर, ये काम तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तो वाह मेरे शेर, ये काम तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो यहाँ पे शेर शब्द भी प्रयोग किया गया है। शेर के जो लक्षण है उसका आधार बनाकर कहा गया कि तुम तो शेर के समान निकले यार, तुमने कमाल कर दिया। और यहाँ पर फिर आओ मेरे शेर, तो उसको शेर के जैसा बताया गया है। क्यों? शेर के जैसा बलवान और हिम्मत वाला बताया गया है। क्यों? कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए। तो यहाँ पे एक शेर शब्द का प्रयोग किया गया है शाबाशी देने के लिए। विशेष उद्देश्य क्या था, उसको प्रोत्साहित करना था, शाबाशी देनी थी।
इसलिए शेर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब शेर के जो लक्षण है कि शेर जो अपने काम में सफल होता है उसके आधार पर किया गया है, ताकतवर है उस आधार पर। यहाँ पर भी शेर कहा गया है उत्साहवर्धन के लिए, किसी व्यक्ति का उत्साहवर्धन करना हो तो आओ मेरे शेर। तो अगर यही शब्द किसी और के लिए भी कहा जा सकता है, आओ बंधु, किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए अध्यापक कई बार कक्षा में इस्तेमाल करते हैं, अरे बंधु आ गया है। बंधु का मतलब क्या है? मूर्ख आ गया है। तो यहाँ पर वो उद्देश्य क्या था? उसको मूर्ख बताना, उसको कमज़ोर बताना, तो उसके लिए बंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बेल, अब किसी कोई लंबा लड़का है तो उसके लिए क्लास में यूज़ करते हैं, अरे देखो ऊँट आ गया। तो ऊँट तो क्लास में आ नहीं सकता, लेकिन ऊँट का क्या गुण है कि वो लंबा है। ऊँट के लक्षण है कि वो लंबा है। तो यहाँ पर ऊँट किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में क्यों किया गया है? क्योंकि वो लंबा है, किसी लंबे व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया गया है। कोई जड़ बुद्धि है, यानी किसी बात को आसानी से समझता ही नहीं, किसी की बात मानता ही नहीं है, तो बोले पूरा बड़द है, यानी पूरा बैल है। तो बैल किसके लिए हुआ? उसके मूर्खता के लिए कहा गया है। तो ये उसके लक्षणों के आधार पर, उसको जानबूझ के उसके लक्षणों के आधार पर उसके लिए प्रयोग लिया गया शब्द है। बेल, ऊंट, शेर, ये शब्द जानबूझ के प्रयोग किए गए हैं किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर, ताकि उनके लक्षणों को बताया जा सके। तो वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है, जहाँ पर किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर शब्दों का प्रयोग किया जाए। एक अन्य उदाहरण और है, वाह यार क्या ताजमहल बनाया है, ये तुम्हारा ताजमहल कब पूरा होगा, ये तुम्हारा ताज कब पूरा होगा। तो दोनों का ही संदर्भ में अलग अलग, वाह यार क्या ताजमहल बनाया है। यहाँ पर ताजमहल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? लक्षणों के आधार पर क्या है कि घर जो है बड़ा सुंदर बनाया है। तो यहाँ ताजमहल सुंदरता के लिए आया है, घर जो है बड़ा सुंदर बनाया है। यहाँ पर तुम्हारा ताजमहल कब पूरा होगा, यहाँ काम की देरी के लिए कि यार इतना बड़ा काम कर रहा है, ये तेरा कब पूरा होगा। तो यहाँ दोनों संदर्भ लक्षणों के आधार पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक है सुंदरता के आधार पर पूरा वाक्य प्रयोग करते हैं, वाह यार क्या ताजमहल बनाया है। तो यहाँ पर शब्द आया है ताजमहल, वो मकान की सुंदरता के लिए प्रयुक्त हुआ है। या फिर दूसरी में ये कि तुम्हारा ताजमहल कब पूरा होगा, यानी काम बहुत लंबे समय से चल रहा है, पूरा ही नहीं हुआ है। तो लंबे समय वाला चलने वाला काम है, उन लक्षणों के आधार पर इसको ताजमहल शब्द कहा गया है। मकान के लिए ताजमहल शब्द का प्रयोग किया है। तो जानबूझकर, क्योंकि एक में सुंदरता दर्शानी है, इसलिए ताजमहल का प्रयोग किया गया है कि वाह यार क्या ताजमहल बनाया है। ऐसे भी कह सकते थे कि वाह यार बड़ा सुंदर घर बनाया है, बहुत सुंदर घर बनाया, तो वो अभिधेयार्थ हो जाता, अभिधा शब्द शक्ति होती। लेकिन उसके लिए ताजमहल जो सुंदरता का प्रतीक है, तो उसके लक्षणों को आधार बनाकर ताजमहल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ उसकी सुंदरता बताई गई है, तो ताजमहल शब्द। और यहाँ ताजमहल, क्योंकि वो ताजमहल को बनने में समय भी बड़ा लंबा लगा, तो इसलिए काम चलते हुए, मकान का काम चलते हुए भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, उस बात को कहने के लिए कि तेरा ताजमहल कब पूरा होगा। तो यहाँ पर लंबे समय के लिए प्रयोग में लिया गया है, और यहाँ पर सुंदरता को बताने के लिए प्रयोग में लिया गया। विशेष प्रयोजन के कारण ताजमहल शब्द का प्रयोग किया गया। विशेष प्रयोजन क्या है? या तो सुंदरता, पहले वाक्य में सुंदरता बतानी है किसी को इसलिए, और दूसरे वाक्य में काम में देरी बहुत हो रही है, ये प्रयोजन है इसके पीछे, इसलिए यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा है दोस्तों। इसके अलावा प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद और माने गए हैं दोस्तों, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। ये कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम में तो ये नहीं पूछी जाती है, लेकिन बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में और BA MA जैसी परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है, या उनके सिलेबस में ये होती है। तो इसको संक्षिप्त में बताते हैं कि उपादान लक्षणा क्या है और लक्षण लक्षणा क्या है। उपादान लक्षणा, उपादान यानी कि सामग्री या जो उसके साथ में होता है वो सब कुछ सामान। यदि लक्षणा से निकलने वाला अर्थ में, यदि लक्षणा शब्द शक्ति है उससे निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ, वाच्यार्थ पहले बताया था। वाच्यार्थ यानी कि जो मुख्य अर्थ होता है वो वक्ता द्वारा बोलते ही जो निकलता है अर्थ, यानी अभिधा शब्द शक्ति में जो अर्थ होता है वही
सामान्य अर्थ भी शामिल रहता है तो वहाँ उपादान लक्षणा होती है। लक्षणा शब्द शक्ति तो है, लेकिन उसमें क्या होगा कि उस शब्द का वो अर्थ भी शामिल होगा जो कि अभिधा में आता है, यानी उसका जो मुख्य अर्थ है वो भी आता है। उदाहरण से समझेंगे तो इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण है, बेटा जब शादी होगी तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। यह आपने कई बार सुना होगा। लोग जो है वो ताने के रूप में कहते हैं कि बेटा जब शादी होगी ना तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। अब आटे दाल का मतलब तात्पर्य यहाँ पे क्या है? आटे दाल का मतलब यहाँ पे घर गृहस्थी से जो सामान होते हैं, घर गृहस्थी के जो सामान होते हैं, घर गृहस्थी चलाने के लिए जो भी सामान हम काम में लेते हैं, उन सारे शब्दों को, सारी चीज़ों को, उपादान मतलब सारी वस्तुओं को, सारी चीज़ों को इसके अंदर आटे दाल के अंदर शामिल कर लिया गया है। अब घर गृहस्थी में तेल है, सब्जी है, जो भी घर को चलाने के लिए, एक घर को चलाने के जितने भी सामान आते हैं वो सारी चीज़ें इस आटे दाल में शामिल हो गए हैं। यानी घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है, उसको लिया गया है। लेकिन इसमें आटा और दाल भी आते हैं। घर गृहस्थी के सामानों में बाकी इतने अन्य जो सामान है उनमें आटा और दाल भी आते हैं। तो वाच्यार्थ यानी आटा और दाल भी इसमें शामिल ही है। मतलब तो क्या है, बेटा जब शादी होगी तो आटे दाल का भाव पता चलेगा। यानी घर गृहस्थी चलाना कितना कठिन है, एक घर संभालना कितना कठिन है, उसके सारे सामान लाना कितना कठिन है, वो लक्ष्यार्थ है। लेकिन उस लक्ष्यार्थ के साथ में घर गृहस्थी के सामानों में आटा भी आता है और दाल भी आती है। तो ये वाच्यार्थ वाला, अभिधा अर्थ वाला शब्द भी यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर उपादान लक्षणा है। दूसरा उदाहरण है, हाथ पैर बचाकर काम करना। किसी कहते हैं कोई भारी पत्थर उठा रहे हैं, कोई परिश्रम का काम कर रहे हैं, तो सावधानी पूर्वक कहा जाता है कि हाथ पैर बचाकर काम करना। तो हाथ पैर बचाने का मतलब है पूरे अपने शरीर को बचाकर काम करना, अपनी बॉडी को बचाना, सुरक्षित रख के काम करना। लेकिन इस पूरी बॉडी में क्या हाथ और पैर भी शामिल होते हैं। यानी हाथ पैर क्या है, अभिधा वाला अर्थ, ये भी शामिल होते हैं। हाथ पैर का अर्थ है पूरे शरीर को बचाकर काम करना, पूरे शरीर को बचाना। लेकिन पूरे शरीर के अंदर हाथ और पैर जैसे हमारे अंग भी शामिल होते हैं। तो लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में अभिधा वाला अर्थ, यहाँ हाथ पैर दोनों शामिल है, यहाँ आटा और दाल भी घर गृहस्थी के सामानों में शामिल है। तो यहाँ उपादान लक्षणा। अगला है लक्षण लक्षणा, जहाँ ये इसके विपरीत है, अभिधा वाला अर्थ शामिल नहीं रहता है। जहाँ लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ यानी कि अभिधा वाला जो अर्थ है, मुख्य अर्थ, जैसे यहाँ आटा और दाल गृहस्थी के सामानों में है और यहाँ हाथ पैर शरीर के अंगों में है, वो अर्थ नहीं रहता है। केवल उस शब्द का लक्षण बताने के लिए ही अर्थ शामिल रहता है, वहाँ लक्षण लक्षणा होती है। यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होता है। इसके उदाहरण है, मेरा मित्र गधा है, तो यहाँ पर गधे के जो लक्षण है, मूर्खता, बेवकूफ़ी, वो ही लिया गया है केवल। गधा यहाँ पे जो मुख्य अर्थ है वो नहीं लिया गया, वो शामिल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ मूर्खता वाला लक्षण ही लिया गया है। यहाँ केवल लक्षण है, इसलिए लक्षण लक्षणा। और अन्य उदाहरण है, दोनों घरों में अच्छा तालमेल है। दोनों घरों में अच्छा तालमेल का मतलब है दोनों घर एक जैसे नहीं है कि मकान, दीवारें, छत वो सारे एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों घरों में तालमेल का मतलब है दोनों घरों के जो लोग हैं उनमें अच्छा तालमेल है, सामंजस्य है, अच्छी रिश्तेदारी है, अच्छी मित्रता है। तो यहाँ पर दोनों घरों का मतलब ये नहीं है कि घर के दीवारें, छतें वो भी एक जैसी है, शामिल नहीं है उसके अंदर। यहाँ पर केवल और केवल तात्पर्य है उनके लक्षण, यानी दोनों घरों के जो लोग हैं उनके आचार विचार एक जैसे हैं, उनमें अच्छा सामंजस्य है, उसको लिया गया है। तो जहाँ पर वाच्यार्थ वाला शब्द भी शामिल हो तो वहाँ उपादान लक्षण, और शामिल नहीं हो वहाँ लक्षण लक्षण होती है। ये बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, 12th तक तो ये सिलेबस में नहीं आता है। ये है लक्षणा शब्द शक्ति। अब अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो आप लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी, सुझाव भी लिखिए। और अगर पसंद नहीं आते हैं तो अवश्य ही आपका अधिकार है डिसलाइक करने का,
तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक कीजिए, लेकिन साथ में कमेंट बॉक्स में डिसलाइक का कारण भी दे दीजिए ताकि हम कुछ और अच्छा करने की कोशिश करते रहें। धन्यवाद।